हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पॉलिटी के क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। जियोग्राफी के क्वेश्चन कल से देखेंगे। आज थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, लाइट नहीं आ रही है, इस वजह से टैब चार्ज नहीं हो रहा है, तो इसलिए टाइम की सेविंग करने के लिए हमें पॉलिटी के क्वेश्चन पहले देखने पड़ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम इतिहास के हिस्ट्री के क्वेश्चन सारे कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन 44 क्या है? ये पेपर है 2021 का, आर ओ समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2021 का। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? समाज तो विकल्प हम नहीं देख पाएंगे, टाइम कम मिलता है, इसलिए टाइम को मैनेज करने के लिए विकल्पों को स्किप कर देना ज़्यादा सही है। भारतीय संविधान, तो यहाँ पर हमें विकल्प सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विकल्प चौथा सही है। सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, यहाँ पर प्रेम्बल की बात हो रही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके समस्त नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय, कितने प्रकार के न्याय, संख्या ध्यान रखनी है जब हम न्याय की बात कर रहे हैं। न्याय कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। न्याय 3 प्रकार का है, कौन कौन सा है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। ये 3 वर्ड आपको ध्यान रखना है। इकोनॉमिक की बात हो रही है, सोशल और पॉलिटिकल। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त प्रस्तावना में नागरिकों के लिए 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी है देखिएगा। तो ये 5 स्वतंत्रताएं: विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता। ये चारों 3 हमें न्याय ध्यान रखने हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। और जो स्वतंत्रताएं वो कौन कौन से ध्यान रखनी है? स्वतंत्रताएं हमारी विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता को हमें ध्यान रखना है। प्रस्तावना से संबंधित प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। ये बिंदु कौन कौन? संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित बिंदु इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बिंदु कौन कौन से? प्रस्तावना में अब तक एकमात्र संशोधन किया गया है। अब तक एकमात्र संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया है, जिसके माध्यम से 3 शब्द धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता किए गए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव ही प्रस्तावना कहलाया। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत हुआ था और 22 जनवरी 1947 को पास हुआ था। तो ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बाद में इसको डिटेल में क्लियर करेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है? एकमात्र संशोधन 42वां संविधान संशोधन, जिसके माध्यम से 3 वर्ड जोड़े गए हैं। ये 3 वर्ड कौन कौन से जोड़े गए हैं? धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता। धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता वर्ड जोड़े गए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन 45। क्वेश्चन 45 क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के किस विषय पर कानून बना सकती है? तो ये अनुच्छेद 53 के तहत। विकल्प कौन सा है? चौथा, अनुच्छेद 53 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। यह व्यवस्था केंद्र को अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्व और प्रतिबद्धता को पूरा करने योग्य बनाती है। अनुच्छेद 249 क्या है? अनुच्छेद 249 को देख लीजिए। अनुच्छेद 249 राष्ट्रहित में राज्य सूची से संबंधित किसी मामले राष्ट्रहित में राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में संसद की कानून बनाने की शक्ति। और अनुच्छेद 250 क्या बोलता है? अनुच्छेद 250 है राज्य सूची के विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद की कानून बनाने की शक्ति। यहाँ पर 4 आर्टिकल दिए हैं, चारों क्लियर कर लीजिए।
पहला 253 है। 253 में क्या है कि इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय समझौता है उसको प्रभावी बनाने हेतु संसद क्या कर सकती है, राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। और यह व्यवस्था केंद्र को अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्व और प्रतिबद्धता को पूरा करने के योग्य बनाती है। हो सकता है पेपर में अगली बार ये रख दे कि जो केंद्र को अंतर्राष्ट्रीय दायित्व और प्रतिबद्धता को पूरा करने में कौन सा अनुच्छेद सहायक है, तो अनुच्छेद 253। और अनुच्छेद 249 राष्ट्र हित में राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में संसद की कानून बनाने की शक्ति को मेंशन करता है। अनुच्छेद 249 क्या डिस्क्राइब कर रहा है? अनुच्छेद 249 राष्ट्र हित में राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में संसद को कानून बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 250 क्या है? अनुच्छेद 250 राज्य सूची के विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद की राज्य सूची के विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद की कानून बनाने की शक्ति। सीधे 250 नंबर जब हमें मिलेंगे तो आपातकाल की कंडीशन में संसद की कानून बनाने की शक्ति लागू हो जाएगी। अनुच्छेद 252 क्या है? 252 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए तथा उनकी सहमति के पश्चात, दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति के पश्चात संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति तथा किसी अन्य राज्य द्वारा इस विधान को अंगीकार करना। तो यहाँ पर अनुच्छेद 252 क्या है? अनुच्छेद 252 दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति के पश्चात संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति तथा किसी अन्य राज्य द्वारा इस विधान को अंगीकार करना। क्वेश्चन 46 क्या है? क्वेश्चन 46 निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? अगर आपने पढ़ा होगा तो इसमें आपको पता होगा कि नीलम संजीव रेड्डी लोकसभा के अध्यक्ष पद को सुशोभित कर चुके हैं या लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। 2 बार क्या किया? लोकसभा के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया है। प्रथम बार इन्होंने चौथी लोकसभा के कार्यकाल में, जो नीलम संजीव रेड्डी हैं, पहली बार चौथी लोकसभा के कार्यकाल में 1967 से 69 तो त्यागपत्र दे दिया था। दूसरी बार 1977 में इन्होंने कार्य किया था। श्री नीलम संजीव रेड्डी 1977 में भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, जो कि भारत के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति रहे हैं। इससे पहले 69 के चुनाव में इन्हें पराजय का मुँह देखना पड़ा था। क्वेश्चन 47 क्या है? क्वेश्चन 47 राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम गणपूर्ति क्या है? यहाँ पर बात कर रहा है स्टेट लेजिस्लेचर की। राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम, तो इसका चौथा विकल्प सही है। 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम गणपूर्ति 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा पीठासीन अधिकारी सहित जो भी अधिक हो होता है। यदि सदन की बैठक के दौरान कोरम ना हो तो यह पीठासीन अधिकारी का कर्तव्य होगा कि सदन को स्थगित करे या कोरम पूरा होने तक सदन को स्थगित रखे। उल्लेखनीय है कि संविधान के 6ठे भाग में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल का संगठन, कार्यकाल, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकार, शक्तियों आदि के बारे में बताया गया है। इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम गणपूर्ति 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा पीठासीन अधिकारी, इसमें ऐड है, पीठासीन अधिकारी सहित जो भी अधिक हो होता है। यदि सदन की बैठक के दौरान कोरम ना हो तो यह पीठासीन अधिकारी का कर्तव्य होगा कि सदन को स्थगित करे या कोरम पूरा होने तक सदन को स्थगित रखे। और इम्पोर्टेंट क्या है? उल्लेखनीय है कि भाग बता रहे हैं यहाँ पर, उल्लेखनीय है कि संविधान के 6ठे भाग में अनुच्छेद 168 से 212 तक जब हम भाग याद करते हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि किस भाग में कहाँ से कहाँ तक है। तो अनुच्छेद 168 से 200, उससे हमें अन्य जो अनुच्छेद है उनको कोरिलेट करने में मदद मिलती है। तो अनुच्छेद 168 से 212 भाग 6 तक राज्य विधानमंडल का संगठन, कार्यकाल, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों तथा शक्तियों आदि के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है?
क्वेश्चन नंबर 48 है, 1993 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई? तो अगर पढ़ा होगा कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 आया था, तो उसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली। तो इसमें चारों भाषाएं विकल्प में सही दी गई, इसलिए इसका राइट आंसर नहीं दिया, जबकि आयोग ने इसको संथाली माना है। तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मैथिली, डोगरी, बोडो एवं संथाली भाषाओं को जोड़ा गया। 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल 22 भाषाएं सम्मिलित है। कुल कितनी भाषाएं सम्मिलित है? 22 भाषाएं सम्मिलित है। क्वेश्चन 49 क्या है? विविध। ये पॉलिटी का ही है, विविध व्यवहार है। क्वेश्चन 49 है, दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था? यहाँ पर बात कर रहा है दक्षिण एशिया क्षेत्र यानी साउथ एशियन रीजन की बात हो रही है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए ये हमारा मेंस में ज़्यादा काम आएगा। जो पीसीएस का मेंस वगैरह होता है उसमें आप इसको अगर टू द पॉइंट कहीं पर नीड हो रही है फॉरेन पॉलिसी में या आईआर में, तब इसको वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये प्रस्तुत किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इन देशों से संबंधों को मजबूत करने का पहला प्रयास 1992 में, ईयर याद रखना है, एलपीजी के बाद आ रहा है 1992। एलपीजी कब हुआ था? 1991 में। 1992 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने लुक ईस्ट पॉलिसी के माध्यम से किया। इस प्रयास के परिणाम स्वरूप भारत 1996 में आसियान का एक संवाद भागीदार एवं वर्ष 2002 में शिखर स्तरीय वार्ताओं का भागीदार बना। भारत की नीति अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो गई है। भारत की नीति अब कैसी हो गई है? एक्ट ईस्ट, पहले थी लुक ईस्ट पॉलिसी। क्या बदलाव आया? लुक थी पहले, अब लुक की जगह हमें क्या करना है? एक्ट करना है। किसकी तरफ? पहले था पूरब की ओर देखो, अब है पूरब की तरफ। एक्ट मतलब कार्य करो। तो लुक ईस्ट पॉलिसी का नाम क्या हो गया? एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इसके तहत संस्कृति वाणिज्य, तो इसको एक बार क्लियर कर लीजिएगा। दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रस्तुत किया गया। इन देशों से संबंधों को मजबूत करने का प्रथम प्रयास की बात हो रही है। दक्षिण पूर्व एशिया, तो 1992 में भारत के पहले पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने लुक ईस्ट पॉलिसी के माध्यम से किया। इस प्रयास के परिणाम स्वरूप भारत 1996 में आसियान का एक संवाद भागीदार बना एवं वर्ष 2002 में शिखर स्तरीय वार्ताओं का भागीदार बना। वर्ष 2002 में शिखर स्तरीय वार्ताओं का भागीदार बना। भारत की नीति अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो गई। इसके तहत संस्कृति, वाणिज्य, कनेक्टिविटी और क्षमता निर्माण पर बल दिया जा रहा है। कीवर्ड है मेंस के लिए, संस्कृति, वाणिज्य, कनेक्टिविटी और क्षमता निर्माण पर बल दिया जा रहा है। अर्थव्यवस्था, निम्नलिखित में से कौन सा, क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला है, ये योजनाएं पूछी जाती हैं तो इसमें चारों विकल्प देखना जरूरी है। महिला समृद्धि योजना 1993, महिला स्वशक्ति योजना 1998, महिला साम्राज्य योजना 1989, राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना 2003। पूछा क्या है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राइट नहीं है और सारे राइट हैं। जैसे महिला समृद्धि योजना कब है? 1993 में। महिला स्वशक्ति, या इसकी इंग्लिश भी याद रखिएगा, वुमेन सेल्फ एम्पावरमेंट। जब शॉर्टकट में रखता है तब आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे इसको। वुमेन सेल्फ एम्पावरमेंट प्लान 1998 में आया था। वुमेन एम्पायर प्लान, महिला साम्राज्य योजना 1989 में आया था। और राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना आई थी 2001 में। इसमें कब दिया है? 2003 में, इसलिए ये गलत है। इसको रिपीट कर लिए, रिवीजन कर लीजिए इसका। महिला समृद्धि योजना 1993, महिला समृद्धि योजना 1993, महिला समृद्धि योजना कब आ रही है? 1993 में। महिला स्वशक्ति योजना यानी वुमेन सेल्फ एम्पावरमेंट प्लान 1998,
महिला साम्राज्य योजना 1989, राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना 2001। क्वेश्चन 51 क्या है? क्वेश्चन 51 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। पंचवर्षीय योजना और प्रयुक्त विकास मॉडल। जैसे पंचवर्षीय योजना, प्रथम एस चक्रवर्ती मॉडल, द्वितीय हेराल्ड डोमर मॉडल, तीसरी अशोक रुद्र मॉडल, चतुर्थ महालनोबिस मॉडल। तो इसको मैच करना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हेराल्ड डोमर मॉडल पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हेराल्ड डोमर मॉडल पर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना एस चक्रवर्ती मॉडल पर। चतुर्थ अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित थी। तो अगर पेपर में आ रहा है, चारों में क्लिक हो सकती हैं। जैसे अभी महिला समृद्धि योजना हम डायरेक्ट बता सकते हैं 1993 में आई थी। महिला समृद्धि योजना कब आई थी? 1993 में। वैसे ही प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना एस चक्रवर्ती मॉडल पर। चतुर्थ जो चौथी वाली अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित थी। क्वेश्चन 52। क्वेश्चन 52 क्या है? भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत है। भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का, अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़ा होगा तो आपको पता होगा सबसे बड़ा अगर स्रोत है तो सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? सर्विस सेक्टर, विकल्प ए, ये ऑप्शन है। तो भारतीय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत सेवा क्षेत्र है। आर्थिक समीक्षा 2000, अब यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे से बता रहा है तो करंट अफेयर इसलिए इम्पोर्टेंट है। जियोग्राफी और इकोनॉमी में मोस्ट जो, जैसे अगर देखा जाए इम्पोर्टेंट रोल किसका होता है तो मोस्टली करंट अफेयर कोई अगर हम ध्यान रखें, भले ही ट्रेडिशनल ना पढ़े तब भी हम इसको अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो आर्थिक समीक्षा 2021 से 22 के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत के सकल मूल्य वर्धन में, यानी जीवीए की बात हो रहा है, सकल मूल्य वर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान 53% है, जबकि उद्योग क्षेत्र का 28.2% तथा कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का योगदान 18.8% है। तो जब एग्ज़ाम पास में आए तो इसको एक बार अपडेट करके ध्यान में से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है? क्वेश्चन नंबर 53 है, एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है जाना जाता है। तो इसको हम जानते हैं लघु कृषक के नाम से। किस नाम से जानते हैं? लघु कृषक के नाम से। तो एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है उसे लघु कृषक यानी स्मॉल फार्मर के रूप में जाना जाता है। परिचालित क्षेत्र यानी ऑपरेटेड एरिया के आधार पर कृषि संगणना कृषि संगणना में कृषकों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। कृषक श्रेणी, परिचालित क्षेत्र। कृषक श्रेणी यहाँ पर जैसे फार्मर कैटेगरी दी गई है और ऑपरेटेड एरिया कितना है ये सारा दिया गया है। अब यहाँ पर हमें ये ध्यान, जैसे जो डिवीज़न है वो क्लियर याद रखना है कि कृषक श्रेणी है और परिचालित क्षेत्र है। तो यहाँ पर सीमांत कृषक के पास अगर 1 हेक्टेयर से कम भूमि है तो वो क्या बोला जाएगा? सीमांत कृषक। 1 से 2 हेक्टेयर एग्जाम में पूछा गया था तो लघु कृषक यानी स्मॉल फार्मर्स। और सीमांत कृषक का इंग्लिश ध्यान रखना, मार्जिनल फार्मर बोला जाता है। और 2 से 4 हेक्टेयर को अर्ध मध्यम कृषक, 4 से 10 हेक्टेयर मध्यम कृषक और 10 हेक्टेयर या इससे अधिक बड़े बृहद कृषक बोले जाते हैं। क्वेश्चन 54 क्या है? क्वेश्चन 54 है, भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ रुपए तक कारोबार 5 करोड़ रुपए तक जाना जाता है, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर अगर पॉसिबल हो, जैसे आपके पास टाइम हो तो उसका एक बार इंग्लिश रीडिंग भी करना सही रहता है, क्योंकि मान लिया जैसे जब शुद्ध हिंदी आएगी तो हमें दिक्कत हो जाती है कि हम क्या आंसर दें। इन इंडिया बिजनेस यानी व्यवसाय एंड इन्वेस्टमेंट यानी विनियोग यहाँ पर वर्ड यूज है, जबकि हम जनरली इसको निवेश बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट अप टू रुपये 1 करोड़ एंड टर्नओवर। अब टर्नओवर जैसे मोस्टली स्टूडेंट टर्नओवर जानते हैं लेकिन कारोबार, तो यहाँ पर टर्नओवर अप टू 5 करोड़। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं सूक्ष्म उद्यम। किस नाम से? सूक्ष्म उद्यम यानी माइक्रो एंटरप्राइज के नाम से जानते हैं।
तो भारत में 1 करोड़ रुपए तक के विनियोग मतलब इन्वेस्टमेंट, हमने इन्वेस्टमेंट कितना किया, 1 करोड़ का, टर्नओवर कितना मिला, 5 करोड़ का। तो भारत में 1 करोड़ रुपए तक के विनियोग तथा 5 करोड़ रुपए तक के कारोबार करने वाले उद्यमों को सूक्ष्म उद्यम के रूप में परिभाषित किया गया है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का वर्गीकरण निम्नलिखित है। उद्यम जैसे सूक्ष्म है तो इसमें हमें इन्वेस्टमेंट या विनियोग करना है 1 करोड़ तक, टर्नओवर हमारा कितना है, वार्षिक टर्नओवर, ईयरली की बात हो रही है, 5 करोड़ तक। और लघु वाले में 1 करोड़ से 10 करोड़ तक, 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक, और टर्नओवर हमारा आएगा 5 करोड़ से 50 करोड़ तक। मध्यम में 10 करोड़ से 50 करोड़ तक, और जो वार्षिक टर्नओवर आएगा 50 करोड़ से 250 करोड़ तक। माइक्रो में क्लियर हो गया कि माइक्रो में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे 1 करोड़ तक। माइक्रो में इन्वेस्टमेंट कितना करेंगे, 1 करोड़ तक, और वार्षिक टर्नओवर हमारा आएगा 5 करोड़। और वहीं पर 10 गुना कर देंगे लघु में इन्वेस्टमेंट। जब हम स्मॉल की बात कर रहे हैं, स्मॉल एंटरप्राइज में आएंगे तो 1 का 10 गुना करेंगे इन्वेस्टमेंट, 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक। और टर्नओवर भी हमें 10 गुना ही मिलेगा इसका, तो 5 करोड़ से 50 करोड़ तक। और मध्यम में जब आ रहे हैं, मध्यम में हम 10 का 5 गुना कर देंगे, यानी पहले हमने 10 गुना किया, फिर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे 10 में 5 का गुना करेंगे, तो 5 गुना करेंगे 10 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक। और 50 करोड़ को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 करोड़ से 250 करोड़ तक। ये क्लियर हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारत के कृषि उत्पाद व्यापार व वाणिज्य बिल 2020 में से निम्न में किसका उल्लेख नहीं किया गया है। तो करंट अफेयर से ये क्वेश्चन 55 करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है, इसलिए इसको करंट के पर्पज़ से देखिए कि कैसे आपको अपडेट रहना है करंट में। तो यहाँ पर भारत के कृषि उत्पाद व्यापार व वाणिज्य बिल 2020 में आवश्यक वस्तुएं, संविदा कृषि उत्पादन विपणन समितियाँ, आवश्यक वस्तुएं, संविदा कृषि एवं कृषि उत्पादन विपणन समितियों का उल्लेख है, जबकि न्यूनतम समर्थन मूल्य का उल्लेख नहीं किया गया है। और सितंबर 2020 में किसानों के हित के लिए 3 विधेयक पारित किए गए। किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020, मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण अनुबंध विधेयक 2020। तीसरा है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन ए क्या है, कंपनी अधिनियम 2013। दूसरा ऑप्शन है भारतीय संविदा अधिनियम 1870। तीसरा है साझेदारी अधिनियम 1932। चौथा है वस्तु विक्रय अधिनियम 1930। तो यहाँ पर कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन बी सही नहीं है। भारतीय संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870। भारतीय संविदा अधिनियम कब आया था, 1872 में आया था। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आ रहा है, 1872 में। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 भारत का मुख्य संविदा कानून है। यह अधिनियम संविदाओं के निर्माण, निष्पादन और प्रवर्तनीयता से संबंधित सामान्य सिद्धांतों तथा क्षतिपूर्ति एवं गारंटी, जमानत, गिरवी तथा अभिकरण एजेंसी जैसे विशेष प्रकार की संविदाओं से संबंधित नियम निर्धारित करता है। कंपनी अधिनियम आपने ऊपर देखा कब आया, 2013 में आया। साझेदारी अधिनियम 1932 में आया। वस्तु विक्रय 6 लाख गुड्स एक्ट आया था 1930 में। कंपनी अधिनियम कब है, 2013 में। भारतीय संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जो कंपनियों के निर्माण, उनके उत्तरदायित्व, उनके निदेशक तथा उनकी समाप्ति आदि का नियमन करता है। साझेदारी अधिनियम आया 1932 में। साझेदारी अधिनियम पार्टनरशिप एक्ट 1932 में पारित एक अधिनियम है जो साझेदारी फर्मों का नियमन करती है। और वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 में पारित हुआ है। वस्तु विक्रय अधिनियम कब पारित हुआ है, 1930 में पारित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है, क्वेश्चन नंबर 57 है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निम्नलिखित गवर्नरों पर विचार करें, उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर पहला है डॉक्टर सी रंगराजन, दूसरा डॉक्टर आई.जी. पटेल, तीसरा डॉक्टर डी. सुब्बा राव, चौथा है डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो यहाँ पर अगर हमने गवर्नर जनरल को अगर एक नज़र भी डाला हुआ, तब भी हम इसको थोड़ा हम सबका टाइम पीरियड नहीं देखेंगे, केवल ये देखेंगे कौन से गवर्नर क्रम में हमें लगाने हैं, सही काल क्रम में। तो जैसे आई.जी. पटेल हैं 1977 से 82 तक रहे हैं। आई.जी. पटेल कब से कब तक रहे हैं, 1977 से 82 तक।
IG पटेल 1977 से 1982 तक और मनमोहन सिंह रहे 1982 से 85 तक। रंगराजन 1992 से 97 तक। डॉक्टर सी रंगराजन और डॉक्टर सुब्बा राव 2008 से 2013 तक रहे हैं। तो IG पटेल यहाँ पहले आएंगे, IG पटेल, फिर मनमोहन सिंह, रंगराजन, सुब्बा राव। IG पटेल 1977 में आए हैं और 1982 तक रहे हैं, और मनमोहन सिंह उसके बाद 1982 से 1985, रंगराजन 1992 से 1997 और सुब्बा राव 2008 से 2013 तक। थैंक्स सो मच फॉर वाचिंग। शेयर। कल हम क्लास करेंगे जियोग्राफी की विद मैपिंग, और अगर टाइम मिलता है तो फिर साइंस को भी इसमें ऐड करेंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वाचिंग अगेन।